दोस्तों आज हम रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी सर। ठीक है जी। तो ऐसे बच्चे हैं जो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ कि हमको स्टडी करेंगे हमारी स्मार्ट समरी बुक से सर। स्मार्ट समरी बुक, तो इसकी आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आवर टेलीग्राम ग्रुप सर। टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर। ठीक है जी। आप वहां से इस पीडीएफ कॉपी को ले सकते हो और आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपको उसको चाहिए हार्ड कॉपी, कलर कॉपी चाहिए तो जो हमारी वेबसाइट है आप उससे बाय कर सकते हैं, या फिर आप बाय करना चाहते हैं हमारे लेक्चर्स तो वो भी हमारी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं सर। ठीक है जी। करें स्टार्ट आज की रिवीजन, चलिएगा देखिए आप। तो लायबिलिटी टू पे द जीएसटी अराइज एट टाइम ऑफ सप्लाई 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ सर। तो सर जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है उसी जीएसटी में क्या इंपॉर्टेंस है देखिएगा। अगर जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है वो फिक्स होता है इन जनवरी मंथ सर। ठीक है जी। तो आपको उस मंथ का जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है नेक्स्ट मंथ के 20 तक, मींस फेब के 20 तक सर। ठीक है जी। तो अगर आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है, आप एग्जांपल लीजिएगा, आपका 31 जनवरी को आ रहा है सर। ठीक है। ये आपका आ रहा है 1 फेब को सर। अगर वो आ रहा है 31 जनवरी को तो आपको गवर्नमेंट को उसे 20 फेब तक जमा करवाना होगा। अगर वो 1 फेब को आ रहा है तो आपको जमा कराना होगा 20 मार्च को सर। तो देखिएगा कितना फर्क पड़ जाता है। तो दैट्स वाई जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसकी जीएसटी में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है वो डिले हो जाता है सर। ठीक है जी। तो हम फिक्स करेंगे चैप्टर के अंदर सर जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ क्या होगा सर हमारे गुड्स का एंड सर्विसेज का। जैसे आपका हैप्पी बर्थडे आता है, आपका फादर डे आता है, मदर डे आता है, वैसे ही हमारा सप्लाई का डे कौन सा होगा सर, हम सप्लाई का डे कौन सा मानेंगे वो हम फिक्स करेंगे इस चैप्टर के थ्रू सर। ठीक है, चलेगा। पहले आप समझ लीजिएगा एन ओवरव्यू सर। इसमें हम देखेंगे गुड्स के बारे में क्या होगा, सर्विस के बारे में क्या होगा, एंड कॉमन पॉइंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर एफसीएम, अंडर आरसीएम, इसमें अगेन अंडर एफसीएम, अंडर आरसीएम, एंड यहाँ आरसीएम का एक स्पेशल केस गिवन है इन केस ऑफ एसोसिएट सर। ठीक है। आपके वोचर्स, आपका इंटरेस्ट, लेट फीस पेनल्टी एंड आपका बाकी केसेस सर। एक आपको मैंने ओवरव्यू दिया जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सर। तो सर गुड्स के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है, जो डेट ऑफ सप्लाई है सर, वो क्या होगा सर। ठीक है। तो यहाँ आते हैं सर हमारे दो केसेस। एक हमारा आता है सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सर, एंड एक हमारा आता है यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की। देखिएगा इसके अंदर आपका जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा सर, या फिर आपका लास्ट डेट टू इश्यू द इनवॉइस होगा, विच एवर इज अर्लियर, जिस दिन आपने इनवॉइस को इश्यू कर दिया। आई रिपीट, जिस दिन आपने इनवॉइस को इश्यू कर दिया, या फिर जो लास्ट डेट होगी इनवॉइस को इश्यू करने की, उन दोनों में से जो भी पहले होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वो आपका डेट ऑफ सप्लाई होगा सर। तो सर लास्ट डेट क्या होगी सर, ये बात कहां लिखी गई है, ये बात आपकी लिखी गई है सेक्शन नंबर 31 के अंदर सर। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया, या जो आपकी लास्ट डेट थी इनवॉइस को इश्यू करने की, दोनों में से जो भी पहले होगा वो आपका क्या होगा सर, आपका यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई होगा फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स सर। हाँ, आपको ध्यान देना है कि आपको जो टीओएस है इज नोट ऑन शिफ्ट ऑफ एडवांस सर। गुड्स के केस में हम एडवांस को कंसिडर नहीं करते। आपको पहले एडवांस मिल गया है या आपको पहले कोई पेमेंट मिल गई है, बाद में पेमेंट मिली है, तो हम फिक्स करते हैं हमारा टीओएस फॉर गुड्स। तो हम जो आपका एडवांस है उसको कंसीडर यहाँ पे नहीं करते सर। ठीक है जी। एंड नोट अप्लाई टू कंपोजिशन सप्लायर सर। हाँ, जो आपका एडवांस वाला पॉइंट है ना, जो हमको बेनिफिट दिया गया है, वो बेनिफिट जो कंपोजिशन सप्लायर है उसको नहीं है सर। अगर कोई कंपोजिशन वाला पर्सन होगा उसको एडवांस मिलेगा तो उसके एडवांस पर लायबिलिटी आ जाएगी, उसका टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस पे आ जाएगा सर। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अगर आप आते हैं नॉर्मल स्कीम के अंदर और आप सप्लाई कर रहे हैं एफसीएम के अंदर, इन दैट केस क्या होगा सर, जिस दिन आपने इनवॉइस को इश्यू किया या फिर जो लास्ट डेट है इनवॉइस को इश्यू करने की, उसमें जो भी पहले होगा वो आपका क्या होगा सर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स होगा सर। इसमें हम जो एडवांस है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बात क्लियर है आपको। बाकी हम एग्जाम्पल लेते हैं आगे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि आपकी लास्ट डेट क्या है, इससे मैं आपको कनेक्ट करूँ आगे पढ़ाऊंगा सर। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर आरसीएम वाला केस सर। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर आरसीएम वाला केस, आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
इसमें क्या होता है, जो रेसिपिएंट होता है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर सर। ठीक है जी, यहाँ ड्यूटी लगाई है गवर्नमेंट ने, किसकी लगाई है, रेसिपिएंट की सर, जो हमारे 9(3) के अंदर आते हैं एंड 9(4) के अंदर आते हैं सर। सर 9(3) के अंदर आपने सारी पढ़ी होगी सर्विस सर, जो गुड्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो गुड्स में क्या आता है सर 9(3) के अंदर, आपके काशू नट्स हो गए आपके, वो इसके अंदर आते हैं, या फिर आपके 9(4) के अंदर आते हैं सीमेंट वगैरह। लाइक कोई ऐसा पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड है, जो सप्लाई कर रहा है किसी बिल्डर प्रमोटर को सर, इन दैट केस उस पर टैक्स कौन पे करेगा, आरसीएम के अंदर जो बिल्डर प्रमोटर है वो पे करेगा। एग्जाम्पल लीजिए सीमेंट का सर। ठीक है जी, ये केस हमारे कवर होते हैं अंडर गुड्स सर, जो आते हैं आरसीएम के अंदर सर। शायद जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आपको बताएगा नहीं कि आरसीएम का केस है कि नहीं। आपको यहाँ से 2 काम करने हैं, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये आरसीएम में आता है, दूसरा इसका टीओएस क्या होगा सर। ठीक है जी, जो एग्जामिनर है वो एक तीर से 2 निशाने लगाएगा कि आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि ये आपका आरसीएम में आता है, दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका जो टीओएस है वो क्या है सर। ठीक है, तो हमारा टीओएस है वो अंडर आरसीएम क्या होगा सर। देखिएगा, आप रेसिपिएंट है, तो जिस दिन आपको गुड्स मिल गए सर, जिस दिन आपको गुड्स मिल गए वो वाला दिन, या फिर जिस दिन आपने पेमेंट कर दी, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 31st डे फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस, जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा था वहां से 31st डे, या जिस दिन आपको गुड्स मिल गई, या फिर जिस दिन आपने पेमेंट कर दी सर। इन तीनों में से जो भी पहले होगा, आई रिपीट, इन तीनों में जो भी पहले होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा फॉर आरसीएम ऑफ गुड्स सर। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आता है, इफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज नॉट पॉसिबल देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सर। इन रेसिपेंट की बुक्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इन रेसिपेंट बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिएगा, अभी ना तो रेसिपेंट ने पेमेंट करी है सर, ठीक है, ना ही उसको अभी तक गुड्स मिले हैं, गुड्स ट्रांजिट में है, और ना ही अभी 31st डे कंप्लीट हुए हैं सर। लेकिन जो रेसिपेंट है उसने उसे अपनी बुक्स के अंदर एज ए एक्सपेंस शो कर दिया है, एज ए परचेज शो कर दिया है, मतलब उसने अपनी बुक्स के अंदर एंट्री पास कर दी है। ठीक है जी, इन डेट क्या करेंगे, ये पॉइंट इन तीनों पर क्या हो जाएगा, प्रिवेल हो जाएगा, कि हम इन तीनों पॉइंट को छोड़कर अब इसकी बात मानेंगे कि आपने अपनी बुक में शो कर दिया ना, यही आपका क्या हो गया, यही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया सर। अगर अपनी बुक में अपने एक्सपेंस शो कर दिया, आपने उसका बेनिफिट उठा लिया, आपने उसकी बुक अपनी बुक के अंदर परचेज शो कर दिया, देन इन दैट केस वही आपका, जिस दिन आपने अपनी बुक्स में एंट्री करी वही आपका क्या हो जाएगा, टीओएस हो जाएगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हम बात करें यहाँ पर रेसिपेंट की बुक्स की सर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आरसीएम क्लियर हो जाता है। हम इसको देख लेते हैं आगे, हमारा जो एफसीएम है। तो यहाँ हमने देखा कि जिस दिन आपने इनवॉइस को इशू किया, ठीक है, या जो आपकी लास्ट डे होगी इनवॉइस को इशू करने की, अगर आप पहले इनवॉइस को इशू कर देते हैं तो आपकी वो डेट होगी, या फिर आपकी जो लास्ट डेट है उसके बाद इशू करते हैं तो आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी जो होगी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी सर। चलिएगा, इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। देखिएगा, सर यह है हमारा 1 मई। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ पहले हम ये देख लेते हैं हमारा लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस क्या होगा सर। हमारी लास्ट डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, हमने ऊपर देखा ना, जिस दिन आपने इनवॉइस को इशू किया या जो आपकी लास्ट डेट होगी। तो सर यहाँ लास्ट डेट का मीनिंग क्या है, जो लिखा गया हमारे सेक्शन नंबर 31 के अंदर सर। तो ये कहते हैं अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है सर, अगर आपके गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, या आप गुड्स गाड़ी में लेके जा रहे हैं, गुड्स के अंदर मूवमेंट हो रही है, इन दैट केस आपको इनवॉइस कब इशू करना है, कौन सी आपकी लास्ट डेट है इनवॉइस को इशू करने की, रिमूवल ऑफ गुड्स। आप जिस दिन गुड्स को रिमूव कर रहे हैं वो आपकी लास्ट डेट है, मींस उस दिन आपने आपके जो इनवॉइस है उसको इशू कर देना है सर। चलिएगा, इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखिएगा, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व, जब आपकी गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है उस टाइम जो आपकी लास्ट डेट होगी इनवॉइस को इशू करने की वो क्या होगी सर। देखिएगा, यहां पे है सर 1 मई। ठीक है, तो इनवॉइस बिफोर रिमूवल टीओएस। अगर आपका इनवॉइस रहता है बिफोर रिमूवल, कि अभी आपने रिमूव नहीं करा है, रिमूवल आपकी क्या है सर, लास्ट डेट है, जब आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं फॉर द पर्पस सप्लाई, इस रेसिपिएंट को सप्लाई करने के लिए आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं सर, वो आपकी लास्ट डेट है, मतलब आप इससे पहले आप इनवॉइस को इशू कर सकते हैं। 1 मई को आप रिमूव करने से पहले इसको इनवॉइस को इशू कर सकते हैं सर। तो वही क्या हो जाएगा आपका, वही आपका टीओएस हो जाएगा।
जो पहले आया, लास्ट डेट या जो पहले आपने इनवॉइस इशू कर दिया। ठीक है, आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं सर, आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं, जो आपकी लास्ट डेट है, वेयर मूवमेंट इज इन्वॉल्व, अगर आपके गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो आपकी लास्ट डेट क्या है सर, जिस दिन आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं इज योर लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस सर। तो आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं ऑन रिमूवल सर। ठीक है, आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं ऑन रिमूवल। आपने इस दिन इशू कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, टीओएस सर। ठीक है, लेकिन अगर आप इनवॉइस इशू करते हैं इसके बाद, आपने आपकी सप्लाई कर दी और आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं 20 मई को सर। ठीक है, आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं बाद में, सप्लाई करने के बाद में, गुड्स को रिमूव करने के बाद में। ठीक है, देन आपका टीओएस क्या होगा, आपका जो लास्ट डेट थी, आपकी लास्ट डेट क्या थी, 10 मई, जब आपने गुड्स को रिमूव किया और आपका इनवॉइस इशू किया गया, वो किया गया 20 मई को सर। देन इन दैट केस क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर सर, जो आपकी लास्ट डेट थी वही क्या हो जाएगा, आपका टीओएस हो जाएगा सर। ठीक है, सीधी बात ये बोल रहे हैं कि अगर आपने इनवॉइस पहले इशू कर दिया आपकी लास्ट डेट से तो आपका वो टीओएस है, या फिर अगर आप बाद में इशू कर रहे हैं तो आपकी जो लास्ट डेट थी वो आपका टीओएस हो जाएगा सर। ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ गुड्स इन दिस केस व्हेन देयर इज मूवमेंट इन्वॉल्विंग गुड्स। ठीक है, चलिए सेकंड केस यहां पे आता है सर। देखिए आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं मैं। मोदी लिमिटेड सप्लाई द गुड्स टू सूरज लिमिटेड फॉर 2,50,000 सर ऑन 23 जून। ठीक है, एंड इशू द इनवॉइस ऑन 25 जून सर। देखिएगा, गुड्स सप्लाई कर दिए उन्हें 23 जून को, मींस यहां पे गुड्स का रिमूवल हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी लास्ट डेट थी सर, ये आपकी लास्ट डेट थी टू इशू द इनवॉइस सर। और आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं बाद में सर, आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं यहां पर 25 जून को सर। हाँ, अगर आपको एडवांस मिला होगा, कोई पेमेंट मिली होगी, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आई रिपीट, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे सर। हम देखेंगे आपकी लास्ट डेट क्या थी और आपने इनवॉइस तो कब इशू करा है सर। आपने बिफोर इशू करा है लास्ट डेट से तो आपका वो टीओएस हो जाएगा। अगर आपने बाद में इशू करा है तो आपकी जो लास्ट डेट होगी वो आपकी टीओएस हो जाएगी, मींस आपकी 23 जून यहाँ पे आपका टीओएस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने इनवॉइस इशू करा है वो अपने बाद में इशू करा है सर, विच एवर इज अर्लियर लेंगे सर। तो पेमेंट मेड बाय द सूरज लिमिटेड ऑन 15 जुलाई सर। तो पेमेंट हम तो देखते ही नहीं होते यार, गुड्स के केस में पेमेंट हम देखते ही नहीं होते। देन डिटरमाइन द टीओएस सर। आपके एमटीपीए क्वेश्चन है नवंबर 2021 का सर। देखिएगा, इन टर्म ऑफ सेक्शन नंबर 12 द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स is earlier the date of the issue of invoice and the last date on which the invoice is required to be issued sir। ठीक है, जो भी पहले होगा हम उसको लेंगे सर। तो एज पर सेक्शन नंबर 31 the invoice for supply of goods should be issued before or at the time of removal of goods for the supply to the recipient। मीन्स आप सप्लाई कर रहे हैं, आप कस्टमर को आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं, वो आपकी लास्ट डेट है। आप चाहो तो उससे पहले इशू कर सकते हैं या आप रिमूव कर रहे हैं तब आप इशू कर सकते हैं, बट वो आपकी लास्ट डेट है, उसके बाद आप इशू करते हैं तो आपका टीओएस क्या होगा सर, आपका वे सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स। देयरफॉर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज 23 जून बीइंग द लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस। देन इन दैट केस आपका टीओएस होगा जो आपकी लास्ट डेट होगी इशू द इनवॉइस है, क्योंकि आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं बाद में, आपकी लास्ट डेट जाने के बाद में सर। ठीक है, देन इसमें हमारा सेकंड केस आता है मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व सर। अगर आपके गुड्स में कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है सर, तब क्या होगा, अगर आपके गुड्स में कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, आपका लास्ट डेट द लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस इज मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। यहां पर एग्जांपल लीजिएगा मशीन का, आपका बिजनेस करने का मन कर गया या आपको आइडिया आया कि मैं बिजनेस करूंगा और लाखों कमाऊंगा, तो आपके घर के पास एक फैक्ट्री थी जो इसने यहाँ पे मशीन लगा रखी थी, तो आपने इस मशीन को एज इज परचेज कर लिया, जो वहां पे फिक्स है पड़ी सर, वो आपको इसको डिलीवर तो करेगा नहीं, आपने एज इज एक मशीन जो फिक्स है जमीन के अंदर, आपने उसको एज इज बाय कर लिया है सर। ठीक है, तो जो सप्लायर है इसका वो आपको क्या बोलेगा, लीजिए आपकी मशीन रेडी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस दिन, आई रिपीट, जिस दिन सप्लायर ने आपको मशीन अवेलेबल करवा दी, आपको बोला लीजिए आप इसको यूज कर सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा सर, वो आपका लास्ट डेट होगा टू इशू द इनवॉइस सर, वो आपका लास्ट डेट होगा टू इशू द इनवॉइस सर। ठीक है, चलेगा। देन हमारा आता है इसके अंदर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स सर। ठीक है,
कई बार क्या होता है, जो आपकी गुड्स होती है वो सप्लाई होती है कंटिन्यूसली। इन डेट केस हमारी लास्ट डेट क्या रहेगी सर? हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 31 के अंदर, सेक्शन 31 के अंदर कि हमारे इनवॉइस को इशू करने की लास्ट डेट क्या रहेगी। पहले हमने देखा अगर आपके गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है, देन हमने देखा कि अगर आपके गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है सर, हम देख रहे हैं कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को कंटिन्यूसली लगातार, देन इन दैट केस आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी इनवॉइस को इशू करने की सर। तो इसमें क्या रहता है आपका एट टाइम ऑफ इशू ऑफ पेरियोडिकल स्टेटमेंट या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट सर। इसमें आप एग्जांपल लीजिएगा आपका पाइपलाइन वगैरह, आप जो आपकी गैस लाइन गैस आती है पाइपलाइन, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर सप्लाई टू बिल्डर सर। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसको एग्जांपल से। देखिएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस सप्लाई की सर, तो सर यहाँ पे लास्ट डेट क्या रहेगी इनवॉइस को इशू करने की। एग्जांपल लीजिएगा, आप कोई दूध वाला होगा जो आपके घर पर दूध देके जाता है डेली, या आपकी आती है घर में गैस लाइन, गैस की पाइपलाइन आती है आपके घर। तो इन केस में क्या होता है सर, इन केस के अंदर आप इनको डेली पेमेंट करोगे नहीं। आपके घर आज वो दूध लेके आया है, आपसे आप उसे 1 किलो दूध ले रहे हैं, तो आप उसको पेमेंट तो करोगे नहीं, ना ही आपको कोई बिल वगैरह देके जाएगा। जैसे ही एक पीरियड एंड होता है, दैट पीरियड कैन बी 10 डेज, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, जो भी आपके बीच में एग्री हुआ है, तो आपको एक पीरियड के बाद वो क्या करता है, द डेट ऑफ इशू ऑफ पेरियोडिकल स्टेटमेंट, कि उस पीरियड की आपको एक स्टेटमेंट इशू करता है। लीजिए आपके इस वीक के अंदर, आपके इस मंथ के अंदर इतना दूध मैंने आपको दिया है सर, तो आपको एक स्टेटमेंट इशू कर रहा है सर, ठीक है। या फिर आपने पेमेंट कर दी है, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो आपकी लास्ट डेट होगी इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई सर। एग्जांपल लीजिएगा, उस दूध वाले ने मेरे को बिल इशू नहीं करा, मतलब उस दूध वाले ने मुझको स्टेटमेंट नहीं दी सर, उस दूध वाले ने मुझको स्टेटमेंट नहीं दी। मैंने उससे मांगा सर, आपको बोला कि आप मुझको दीजिए स्टेटमेंट कि कितना दूध हमारा इस महीने में आया है। वो कहता है मुझे खेत में जाना है, मुझको ये करना है, मुझे टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मेरी मम्मी ने उसको कैलकुलेट कर रखा था कि इतना दूध हमारे इस मंथ के अंदर आया है, इसके कितने पैसे बनते हैं, इसको दे दे। तो मैं उसको पेमेंट कराया सर। तो जिस दिन मैं उसको पेमेंट कराया, तो उसकी लास्ट डेट है इनवॉइस को इशू करने की सर। या मैंने पेमेंट कर दी है, या उसने मुझको जो स्टेटमेंट है वो इशू कर दी है, दैट इज द, दोनों में जो भी पहले होगा वो क्या होगी सर, वो लास्ट डेट होगी इनवॉइस को इशू करने की, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखिएगा सर, गैस सप्लाइड बाय द पाइपलाइन, यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं गैस पाइपलाइन का सर, टू रेसिपिएंट, सप्लाई इज मेड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपके बीच में 1 ईयर का एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, जो क्या ऐसे बड़ी आपकी यहाँ पर कंटिन्यूअस सप्लाई है सर। एंड मंथली पेमेंट टू बी मेड बाय द रेसिपिएंट, आप रेसिपिएंट है और आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं सर, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। एंड द डिटेल ऑफ द पेमेंट आर, तो आपने 5 जुलाई को पे करा, 5 अगस्त को पे करा एंड 5 सितंबर को पे किया। 2 लाख 2 लाख 2 लाख आपने ईच मंथ में पे करा सर। 5 जुलाई को, 5 अगस्त को एंड 5 सितंबर को आपने 2 लाख 2 लाख 2 लाख ईच डे को पे किया सर। देन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई सर। देखिएगा एज पर नोटिफिकेशन क्या है सर, कोई भी हमारा आरपी है, हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है, एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर हैज टू पे द जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई एट टाइम ऑफ सप्लाई एज मेंशन इन सेक्शन नंबर 12 सर। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ought टू बी इशूड सर। तो लास्ट डेट कहां लिखी गई है हमारी, वो आती है हमारी सेक्शन नंबर 31 के अंदर सर। तो एज पर सेक्शन नंबर 31 क्या बोला गया हमारी कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए, वे सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व सर, इनवॉइस इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इशूड और एज द पेमेंट मेड सर। मींस आपको पेमेंट मिल रही है या आप स्टेटमेंट को इशू कर रहे हैं, उससे पहले या उस दिन आप उसको इशू कर सकते हैं, वो उस दिन आपकी लास्ट डेट होगी जब आप उसको इशू कर रहे हैं या आपको पेमेंट मिल रही है। पहले इशू करते हैं ठीक है, वरना आपको पेमेंट मिल रही है या आप स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, वो आपकी लास्ट डेट है सर, ठीक है जी। Therefore, invoice should be issued for 2 lakh each on or before 5th July, 5th August and 5th September when monthly payment are of 2 lakh are received sir। तो यहाँ आपको पेमेंट मिल रही है आपको 2 लाख की 5th जुलाई को, 5th अगस्त को एंड 5th सितंबर को, यही आपकी लास्ट डेट है इनवॉइस को इशू करने की, ठीक है। Thus, assuming that the invoice is issued on 5th July, 5th August and 5th September, the TOS for the purpose of payment of tax will be 5th July, 5th August and 5th September respectively for the goods valued at 2 lakh each sir।
तो हम ये मान रहे हैं कि आपने जो लास्ट डेट था उस दिन आपने इनवॉइस को इशू कर दिया है, तो वही आपकी टीओएस है सर। अगर आप ये मानते हैं कि आपने इनवॉइस को बाद में इशू करा है, आपकी जो मतलब लास्ट डेट क्या थी जिस दिन आपको पेमेंट मिल गया, तो भी आपका टीओएस वही होता। अगर आपको बाद में अगर आप इनवॉइस इशू करते तो आपकी लास्ट डेट क्या है सर, आपकी लास्ट डेट 5 जुलाई है 2 लाख के लिए, आपकी 5 अगस्त है 2 लाख के लिए, एंड सितंबर 5 है आपकी 2 लाख के लिए सर। ठीक है, ये आपको बाद में ध्यान रखनी है, जिस दिन आपने पेमेंट करी या फिर जिस दिन आपको स्टेटमेंट मिली सर। विच एवर इज अर्लियर इज योर लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, देन हमारा इसमें नेक्स्ट केस आता है सर, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल या फिर टर्न बेसिस। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल या फिर टर्न बेसिस। देखिएगा, यहां आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं पर आप सप्लाई के लिए रिमूव नहीं कर रहे हैं, वो गुड्स जा रहे हैं आपके अप्रूवल के लिए या फिर वो रिटर्न बेसिस के लिए। आप देखिएगा, आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो साड़ी बेचने के लिए आता है सर, वो अपनी शॉप से साड़ी लेके रिमूव करके आता है, पर उसके रिमूवल पर जीएसटी नहीं है, उस रिमूवल पर टीओएस नहीं आएगा। जब आप उसकी साड़ी को बाय कर रहे हैं तो तब आप उसको अप्रूव कर लोगे, ठीक है, देन इन दैट केस क्या होगा, तब उसका टीओएस आएगा सर। ठीक है, तो उसमें लास्ट डेट क्या रहेगी सर, अगर आपके गुड्स गए हैं अप्रूवल बेसिस पर या फिर टर्न बेसिस पर। आप और एग्जांपल लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, आप क्लोथ बाय करने जाते हैं, मैं खुद जाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं 5 जीन्स के लेके आता हूं सर, मैं 5 जीन्स लेके आता हूं। ठीक है, मैं शॉप वाले को बोल के आता हूं कि मैं इसमें सिर्फ 3 रखूंगा, जो मेरी मम्मी को पसंद आएगी मैं उसमें 3 रखूंगा और 2 मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो मैं उसको लेके गया हूं यहां पर अप्रूवल बेसिस पे सर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस क्या होगा सर, एट टाइम ऑफ सप्लाई सर, एट टाइम ऑफ सप्लाई। जब मैंने उसको हाँ बोल दी, मैंने उसको बोला कि ये 3 मैंने रख दी है, ये 2 मैं आपको वापस कर दूंगा सर। ठीक है, जिन 3 के लिए मैंने उसको हाँ कर दी है तो उसका हमारा टीओएस उस दिन आ जाएगा सर। जिस 3 के लिए मैंने हाँ कर दी तो उसका टीओएस उस दिन आ जाएगा सर। ठीक है, या मैंने 5 के लिए हाँ कर दी तो 5 का उस दिन आ जाएगा। अब यहां से 6 महीने बीत चुके हैं सर, जब मैं लेके आया था वहां से, शॉप वाला तो हमारे को सिर्फ 2 या 3 दिन देता है मैक्सिमम। ठीक है, पर गवर्नमेंट हमारे को देती है यहाँ पर 6 महीने। आपके 6 महीने बीत चुके हैं, ना तो आप हाँ बोल रहे हो, मतलब आप अप्रूव नहीं कर रहे, ना आप ना बोल रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है अब 6 महीने एंड हो जाएंगे तो वो आपका यहाँ पे टीओएस हो जाएगा सर। आपका पहले हाँ जाती है ठीक है, तो आपका वो टीओएस होगा, मतलब सॉरी मैं टीओएस बोल रहा हूँ, आपका लास्ट डेट होगा टू इशू द इनवॉइस सर। आपका लास्ट डेट होगा टू इशू द इनवॉइस सर। अगर आपकी पहले हाँ आ जाती है तो आपकी वो लास्ट डेट है, अगर आपकी पहले हाँ नहीं आती तो वहां से जो 6th मंथ होगा तो 6 मंथ एंड होंगे सर, तो वो क्या होगा, आपका टीओएस होगा सर। सॉरी अगेन आपका लास्ट डेट होगा सर, इसको मैं रब भी कर देता हूँ, वरना अगेन टीओएस निकल जाएगा मेरे। आपका लास्ट डेट होगा टू इशू द इनवॉइस सर। ठीक है जी, चलिए आगे। तो हमारा गुड्स का यहाँ पे होता है कंप्लीट, सेम बात आपकी बुक में लिखी गई है। हम बात करते हैं सर्विस के बारे में सर। तो हमारा पॉइंट 2 आता है यहाँ पर सेक्शन नंबर 13 के अंदर, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। तो इसमें अगेन हमारे 2 केस आते हैं, एक हमारा सर इसमें आता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड एक हमारा इसमें आता है सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर आरसीएम वाला केस सर। ठीक है, यहां पे आपको क्या बोला गया था सर, आपका जो गुड्स का केस है वहां पे क्या बोला गया था, आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स सर। आपको जब गुड्स मिल रहे हैं, बट सर्विस के केस में हमारे को कोई गुड्स मिलते नहीं है, तो ये पॉइंट वहां पे आएगा नहीं। तो आप इसमें क्या आएगा सर, आपका आएगा यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट सर, जो सेम वाले पॉइंट में था। एंड आपको यहाँ पे आएगा 61st डे। हमारे गुड्स के केस में है 31st डे और हमारे सर्विस के केस में यहाँ पे है 61st डे सर, फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस। आपको ध्यान रखना है, सप्लायर जब इनवॉइस को इशू कर रहा है वो आपका टीओएस नहीं है सर, सप्लायर का हम इनवॉइस यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द 61st डे सर। ठीक है जी, इसको आपने ध्यान रखना है। इन दोनों जो भी पहले होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका टीओएस हो जाएगा सर अंडर आर्च। तो इसमें कौन सा आता है, अंडर 9.3 हमारा आता है ना, इसके अंदर जो हमारा डायग्राम है सर, डायग्राम जो हमारी मेमोरी टेक्निक है, तो हमारी डायग्राम की जो भी सर्विसेज है वो सारी किस में आती है, आरसी में आती है। लाइक आपका एडवोकेट हो गया, आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो आपको बताएगा नहीं, तो आपको कहेगा कि एडवोकेट है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एडवोकेट की जो सर्विस है वो आरसीएम में आती है, तो आपको पहले क्लिक होना चाहिए कि आरसीएम में आती है, क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं, तो पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। देन अगर आरसीएम है तो उसका टीओएस क्या होगा सर, द डेट ऑफ द पेमेंट एंड 61st डे फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर सर।
that is your TOS for the purpose of RCM supply of services. Then note if point number first and second is not available, ठीक है, and the date of entry in the books of accounts है, जो रेसिपिएंट है वो अपनी बुक्स अकाउंट में पहले एंट्री कर देता है तो वो आपका TOS हो जाएगा सर, ये पॉइंट उस पर प्रिवेल हो जाएगा। आप जो गवर्नमेंट कहती है हम आपको खर्चा बुक करने नहीं देंगे, आपने ना तो पेमेंट करी है ना भी 65 डे कंप्लीट हुआ है, तुम पहले खर्चा बुक कर रहे हो, तो उसको हम क्या बना देंगे, हम इसका TOS बना देंगे सर। आपको इसी मंथ में जो आएगा आपका TOS आपको पेमेंट करनी होगी सर। बात क्लियर है? चलेगा। आपका ये था नॉर्मल केस सर, नॉर्मल केस अंडर RCM, आमतौर पे आपको इस पे पे करना होता है। इसमें एक स्पेशल केस आपको गिवन है अंडर सर्विसेज सर, देखिएगा। इन केस ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज RCM एंड द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया सर, जो आपका सप्लायर है वो किसी और कंट्री में है, आप रेसिपिएंट है, आप इंडिया में है और आप उसके एसोसिएट एंटरप्राइज है सर, ठीक है जी, आप उसके क्या है सर, एसोसिएट एंटरप्राइज है सर। देखिएगा, एक जर्मन कंपनी है सर, एक जर्मन की कंपनी है और आप इंडिया में है उसके एसोसिएट ABC लिमिटेड सर, इंडिया में उसके एसोसिएट सर। इसका मीनिंग क्या होता है एसोसिएट का, कि वो आपको कंट्रोल करता है सर, ठीक है। तो एक जर्मन की कंपनी है और आप उसका एसोसिएट है इंडिया के अंदर सर, और आपको पता होगा कि मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्सेबल होती है अंडर RCM सर, वो टैक्सेबल होती है अंडर RCM। तो इन दैट केस हम क्या लेंगे सर, आपका TOS का लेंगे सर, ठीक है। सो डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट सर, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर सर, बिल्कुल सेम यही पॉइंट लिखे गए हैं, बस आपको जो 61st डे वाला पॉइंट है ये काट दिया गया है। आपका डेट ऑफ द पेमेंट एंड आपकी बुक एंट्री सर, विच एवर इज अर्लियर सर, ठीक है जी। क्योंकि आपका खुद का आप उसके एसोसिएट हैं कि आपको पता नहीं कब बिल इशू करेगा कब नहीं करेगा, तो उस पॉइंट को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है सर, उस पॉइंट को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है। आपकी जो बुक एंट्री होगी या पेमेंट करोगे विच एवरेज अर्लियर होगा तो इसका आपका जो TOS है वो फिक्स होगा सर, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको कि कौन सप्लाई कर रहा है, कोई पर्सन बैठा है जो फॉरेन में बैठा है, जो आउटसाइड इंडिया बैठा है, सप्लाई किसको कर रहा है, एक ऐसी कंपनी ऐसे पर्सन को इंडिया के अंदर जो उसका एसोसिएट है सर, जो उसका एसोसिएट है, ठीक है, जो उसका एसोसिएट है, ये तो ही अप्लाई होगा, ठीक है। देखिएगा, determine the TOS, a German company issue the email informing to its associate company ABC Limited of cost of technical services provided to it सर। जो जर्मन कंपनी है उसने इश्यू करा ईमेल इंडियन कंपनी को जो उसकी एसोसिएट है सर, एंड ABC लिमिटेड ट्रांसफर द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ जर्मन कंपनी सर, जुलाई 2 को सर। सर यहाँ अकाउंट की एंट्री की बात ही नहीं हो रही, ये हमको खाली बताया गया है पेमेंट के बारे में सर। तो आपका जो पेमेंट की डेट है, देयर इज नो प्रायर एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ABC लिमिटेड, ठीक है। जो आपकी जुलाई 2 है, जो आपकी पेमेंट डेट है वही आपकी TOS हो जाएगी सर। बात क्लियर है आपको? चलेगा। तो हमने देख लिया यहाँ पर RCM का नॉर्मल केस अंडर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड RCM का स्पेशल केस इन केस ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज। बात क्लियर है आपको? देन हम आते हैं FCM पे सर, हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अंडर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सर। इस केस में हमारा जो TS होगा वो क्या होगा सर, ठीक है। तो यहां आपने ध्यान देना है कि जो सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा है वो विद इन टाइम करा है या फिर नॉट इशूड विद इन टाइम सर। जो सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है वो विद इन टाइम किया है या फिर नॉट विद इन टाइम किया है सर। तो सर टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस को इशू करने की? तो सर टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस को इशू करने की? हम आगे पढ़ते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि अगर विद इन टाइम होगा तो क्या होगा, अगर विद इन टाइम नहीं होगा तो क्या होगा सर। तो अगर आपका जो इनवॉइस है उस सप्लायर ने इशू कर दिया है विद इन टाइम, देन इन दैट केस आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ द पेमेंट, आपकी सप्लाई केस हम जो पेमेंट होती है सो हम कंसिडर करते हैं, आपका पेमेंट होगा या कोई आपका एडवांस होगा, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ TOS, ठीक है। आपको एडवांस मिला, आपको कोई पेमेंट मिली या फिर आप जिस आपने इनवॉइस को इशू कर दिया है, तो दोनों में जो भी पहले होगा वही आपका TOS होगा सर। अगर आपने इनवॉइस को विद इन टाइम में इशू कर दिया है सर, जो आपकी लास्ट डेट थी उससे पहले आपने इनवॉइस को इशू कर दिया है, उस दिन इशू कर दिया है या उससे पहले इशू कर दिया है सर, इन दैट केस आपकी पेमेंट की डेट, आपके एडवांस की डेट या आपकी इनवॉइस की डेट विच एवर इज अर्लियर सर। अगर आपने जो इनवॉइस इशू करा है
वो लास्ट डेट के बाद करा है सर, एंड इन दैट केस डेट ऑफ सर्विस प्रोविजन या फिर आपकी डेट ऑफ पेमेंट सर, विच एवर अर्लियर, जिस दिन आपने सर्विस को प्रोवाइड किया या फिर जिस दिन आपने पेमेंट करी, विच एवर अर्लियर सर। ठीक है, हम देखेंगे अब आगे कि आपकी लास्ट डेट क्या है। देखिएगा, इफ अबव इज नॉट पॉसिबल द डेट व्हेन द रेसिडेंट शो द इन हिज बुक अकाउंट्स, तो अगर प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है या फिर जो रेसिपेंट है वो पहले अपनी बुक्स में दिखा देता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका टीओएस हो जाएगा सर। सेम लाइक दिस। देन पेमेंट ऑफ 1000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस सर, एट ऑप्शन ऑफ द सप्लायर द रिसिप्ट डेट एंड डेट ऑफ इनवॉइस इशू सर। देखिएगा, मैंने मेरे घर पर लगवाया वाईफाई सर, ठीक है, जिसकी पर मंथ खर्चा आता है 750 सर, पर वो मेरे से पेमेंट मांगने आया तो मैंने उसको पे कर दी 800 रुपीज। तो मैंने उसको बोला कि जो 50 रुपीज है उसको नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर लेंगे सर, ठीक है जी। तो क्या इस 50 रुपए पे जीएसटी आ जाएगा अभी से, क्या इसका टीओएस अभी आ जाएगा? तो वो कहते हैं कि ये है अपना ऑप्शन ऑफ सप्लायर सर, तो सप्लायर है उसकी मर्जी सर कि अगर वो आपको रिसिप्ट पर इशू कर दे कि अभी आपका टीओएस हो गया है, या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस सर, जब मैं नेक्स्ट मंथ की पेमेंट करूंगा तो मैं उसको 700 पे कर दूंगा, 50 रुपए मेरे बाद में एडजस्ट कर देगा ये वाले, ठीक है ना। तो तब कर सकता है या फिर उस टाइम कर सकता है, तो सप्लायर है उसकी मर्जी है सर। सीधी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1000 का एडवांस मिलना अलाउड कर दिया गया है। हमारे गुड्स के केस में तो कितना मर्जी एडवांस मिल जाए, कितनी मर्जी पेमेंट मिल जाए, आपको अलाउड है, उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। और आपके सर्विस के केस में अगर आपको 1000 का एडवांस मिलता है तो आपको अलाउड है सर। आपके सर्विस के केस में आपको 1000 का यहाँ पे एडवांस मिलता है तो आपको अलाउड है सर, ठीक है, चलेगा। हम आते हैं हमारी लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज सर, सेक्शन नंबर 31 सर, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं हमारे को, विद इन 30 डेज, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल केस की सर, विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जिस दिन आपने सर्विस को प्रोवाइड करा वहां से 30 दिन के अंदर आपने इनवॉइस को इशू कर देना है, ठीक है। और 45 डेज इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द एनबीएफसी सर, इनको दिए गए 45 डेज। बाकी आम लोगों के लिए क्या है सर, यहाँ पर हमारे यहाँ 30 डेज सर। जिस दिन आपने सर्विस को प्रोवाइड करा वहां से 30 दिन के अंदर आपने इनवॉइस को इशू कर देना है सर। चलिए समझ लेते हैं हम डिटेल में, देखिएगा। सो विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सर, ठीक है। लास्ट डेट को हम देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल केस के अंदर। आप एग्जांपल लीजिएगा, एक ये मैरिज हॉल है, एक इवेंट मैनेजमेंट हॉल है जो बुक किया गया सर, ठीक है। तो इनवॉइस बिफोर इज अलाउड, आपकी सर्विस यहां प्रोवाइड की जा रही है इस डेट को, ठीक है। अगर आप पहले इनवॉइस को इशू कर देते हैं तो आपको अलाउड है सर। इनवॉइस ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इज अलाउड। जब आपका फंक्शन हो रहा है उस दिन आप इशू कर दीजिए इनवॉइस, ठीक है। तब आपने नहीं करा तो आपको 30 दिन और मिलते हैं सर, आप इस टाइम में इशू इनवॉइस कर दीजिए, अलाउड, ठीक है। तो आप यहां तक इनवॉइस को इशू कर देते हैं और हमारे 45 डेज रहते हैं हमारे इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी सर, इनको मिलते हैं 45 डेज सर। तो यहां तक अगर आप इनवॉइस इशू करते हैं तो ये आपकी क्या है सर, ये लास्ट डेट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद इन टाइम सर। अगर आप पहले इनवॉइस इशू कर देते हैं इस टाइम के अंदर, इसको बोलेंगे विद इन टाइम। अगर आप बाद में इशू करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर, नॉट विद इन टाइम सर, नॉट विद इन टाइम। तो अगर ये विद इन टाइम होगा, इन दैट केस क्या होगा, हमारी डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर अर्लियर होगा। अगर हमारी लास्ट डेट के बाद होगा, हमने जो इनवॉइस इशू करा है वो लास्ट डेट के बाद करा है सर, इस तारीख के बाद करा है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इशू करा है और यहाँ हमें पेमेंट मिल रही है, आपका टीओएस क्या होगा सर, जिस दिन आपने सर्विस को प्रोवाइड करा या फिर दिन आपको पेमेंट मिली विच एवर अर्लियर, मीन्स ये वाला दिन और आपकी जो पेमेंट मिली बाद में ये वाला दिन, तो ये दिन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टीओएस हो जाएगा सर। मीन्स गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपने विद इन टाइम इशू कर दिया ठीक है, अगर आप उसको बाद में इशू करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड करी हम वहीं आपका जो टीओएस है वो बना देंगे। मीन्स आपको पेमेंट तो बाद में मिल रही है और आप इनवॉइस यहाँ पे इशू कर रहे हैं, तो हम यहाँ से जो बैक डेट से आपको जो टीओएस है वो बना देंगे और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करना होगा सर। इंटरेस्ट की बातें इस चैप्टर में नहीं है, उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका टीओएस है हम बैक डेट से बना देंगे अगर आप विद इन टाइम में आपका जो इनवॉइस है इशू नहीं करते सर, ठीक है। जिस दिन आपने सर्विस को प्रोवाइड करा या जिस दिन आपको पेमेंट मिली विच एवरेज अर्लियर,
इफ इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन द टाइम सर। चलिए सब एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिएगा, determine the time of supply सर। 6 मई बुकिंग ऑफ द कन्वेंशनल हॉल, एक हॉल बुक किया गया, कम कितना एग्री हो यहाँ पर 15,000 रुपीज, आपको एडवांस मिल गया यहाँ पर 3,000 रुपीज। आपका फंक्शन कब हुआ 15 सितंबर को सर। 27 अक्टूबर को क्या हुआ सर, इनवॉइस इशू फॉर द 15,000, इंडिकेटेड बैलेंस ऑफ द 12,000 पेएबल सर, और आपको बैलेंस अमाउंट मिल चुकी है यहाँ पर 3 नवंबर को सर। द बैलेंस अमाउंट ऑफ 12,000 इज रिसीव्ड। ठीक है, तो एज पर सेक्शन नंबर 31 सर क्या है सर, देखिएगा, द टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड विद इन 30 डेज। देखिएगा, आपकी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कब हुई सर, वो प्रोवाइड हुई यहां पर 15 सितंबर को। इससे पहले या फिर आपका इसे 30 दिन तक आपने इनवॉइस को इशू कर देना था, तो यहां से 30 दिन कब कवर होंगे हमारे, ये हमारे कवर होंगे 15 अक्टूबर को सर। ये आपकी लास्ट डेट है टू इशू द इनवॉइस। इस दिन आप इनवॉइस को इशू कर सकते हैं या फिर आप इसे पहले इनवॉइस को इशू कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि आपका जो इनवॉइस है वो विद इन टाइम है सर। ठीक है, तो यहां आपने इनवॉइस को इशू करा है 27 अक्टूबर को, मींस आपको जो इनवॉइस है वो विद इन टाइम नहीं है सर। तो इन गिवन केस इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट टाइम सर। एज पर सेक्शन नंबर 13, इन केस वेयर इनवॉइस आर नॉट इशूड within prescribed time, then the TOS of service is the date of the provision of service sir, या date of the payment sir, which average earlier। ठीक है, अगर नोट विद इन टाइम होगा तो क्या लेंगे हम, डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड द डेट ऑफ द पेमेंट विच एवरेज अर्लियर सर। तो हम पहले बात करें इन 3,000 रुपए के लिए जो आपको एडवांस मिल गया था, इसके हम क्या लेंगे, जिस दिन हमने सर्विस को प्रोवाइड किया वो है 15 सितंबर को, आपको एडवांस कब मिला सर 6 मई को सर, 6 मई को। तो दोनों में से पहले क्या है, 6 मई है, तो आपके 3,000 रुपए के लिए देयरफॉर टीओएस ऑफ सप्लाई टू एक्सटेंड ऑफ 3,000 इज 6 मई एज डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ 3,000 इज अर्लियर देन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस सर। जो आपकी डेट ऑफ पेमेंट है वो पहले आती है सर्विस की प्रोवाइडिंग की डेट से सर। ठीक है, तो 3,000 का आपका हुआ यहाँ पर 6 मई को 2S। देन बाकी आपको अमाउंट मिली है वो मिली है आपको 3 नवंबर को सर। तो इसमें अगेन देखेंगे क्या आपने जो आपका इनवॉइस है वो आपने विद इन टाइम इशू किया था, नहीं किया था, तो 12,000 के लिए हम कैसे निकालेंगे टीओएस, जिस दिन आपने सर्विस को प्रोवाइड किया 15 सितंबर को आपने सर्विस को प्रोवाइड किया, और आपको अमाउंट कब मिल रही है यहाँ पर, आपको मिल रही है 3 नवंबर को सर, 3 नवंबर को। तो दोनों में से जो भी पहले होगा वही आपका टीओएस होगा सर। तो पहले क्या है, पहले आपका आता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, आपका फंक्शन हुआ सर। तो आपके 12,000 रुपए के लिए आपका जो टीओएस होगा वो होगा आपका आपकी फंक्शन की डेट सर। 15 सितंबर आपकी जो डेट होगी वो आपका टीओएस होगा फॉर द पर्पज ऑफ इस 12,000 सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको 3,000 मिले इसका टीओएस अलग से आएगा, जब आपको 12,000 मिले इसका टीओएस अलग से आएगा। दोनों का जो टीओएस है डिफरेंट हो सकता है सर, सेम होना जरूरी नहीं है। यहाँ बात क्लियर है आपको, चलिए हाँ जी, देखिए आगे इसके अंदर, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन दिस ऑर्डर सर। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं अगेन। तो अगर जो आपको सप्लाई हो रही है सर्विसेज की वो कंटिन्यूअस हो रही है सर, तो हम इस ऑर्डर में इसको देखेंगे सर। अगर आपकी जो ड्यू डेट है वो विजिबल है, देन डेट ऑफ द पेमेंट, एग्जांपल लीजिएगा कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे सर्विसेज ऑफ कोचिंग सर। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जो आप मुझको पेमेंट करोगे वो करोगे इंस्टॉलमेंट वाइज सर। आप मुझे पेमेंट करोगे 10 मई को, 20 मई को करोगे, या मुझे दोगे आप मुझे 1,000, या दोगे मुझको आप 1,000, देन मुझको आप करोगे 25 मई को सर, या मुझे आप पे करोगे 500। तो आगे ऐसे हमारी जो चली हुई टर्म चल रही है कि हमें फिक्स है सर, हमें इस तारीख को हमें इतना पैसा मिलेगा, हमारा पहले से फिक्स है कि इस तारीख को हम इतना पैसा लेंगे सर। देन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो जो आपकी ड्यू डेट है वही आपकी क्या होगी सर, ये आपकी लास्ट डेट होगी इनवॉइस को इशू करने की। ठीक है, अगर जो आपकी ड्यू डेट है वो क्लियर नहीं है, कि मैंने आपको डेट बताई नहीं, मैंने आपको बोला जब आपका मन करे आप पे कर सकते हैं, एंड इन दैट केस डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया वही दिन उसका क्या होगा, लास्ट डेट होगा इनवॉइस को इशू करने का सर। ठीक है,
अगर हमारा माइलस्टोन बेस होगा या हमारा इवेंट बेस होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन या फिर इवेंट। एग्जांपल लीजिएगा इस बिल्डिंग का सर, तो हमने फिक्स करा है कि जैसे इसका फ्लोर बनेगा हम आपको पे करेंगे यहाँ पर 1 लाख, जैसे इसका और इंप्रूवमेंट होगा आपको पे करेंगे हम 1 लाख, जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा आपको पे करेंगे हम यहाँ पे 10 लाख। जैसे आपका इवेंट बेस्ड है तो आपका इवेंट बेस्ड, जैसे आपका इवेंट कंप्लीट हुआ तो आपको उस इवेंट का जो भी खर्चा हुआ, जो भी आपको अमाउंट मिलने वाली है, तो उसको आपका लास्ट डेट होगा इनवॉइस को इश्यू करने का सर। ठीक है जी, तो हम बोलते हैं इवेंट बेस्ड सर। या फिर एग्जाम्पल लीजिएगा कि इतनी बिल्डिंग हमारी बन चुकी है, इतनी बिल्डिंग हमारी बन चुकी है, जो बिल्डर है और मैं क्या हूं, मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूं सर, तो मेरी उससे होगी लड़ाई सर। तो मैंने उससे बोला कि आपसे बिल्डिंग में नहीं बनवा रहा, आप कल से टाइम आप काम पे मत आना सर। ठीक है, इफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज सीज्ड बिफोर कंप्लीशन, दैट इन दैट केस राइज द इनवॉइस बिफोर सच सेशन। जैसे ही तो सर्विस है वो बीच में रुक गई, बीच में बंद हो गई, तो आपको उसका इनवॉइस तभी तुरंत इशू करना होगा सर। ठीक है, आपका काम बंद करने से पहले पहले आपको उसको इशू करना होगा सर। ठीक है, ये आपकी लास्ट डेट होगी इनवॉइस को इशू करने की। चलेगा, देखिएगा। अब आते हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स सर। कॉमन पॉइंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सेक्शन नंबर 12 एंड 13 सर, मिक्स है सर। ये पॉइंट्स दोनों पे अप्लाई होते हैं, चाहे आपका गुड्स हो चाहे आपका सर्विस हो सर। तो अगर आपको वोचर्स वगैरह होंगे, वोचर्स फॉर गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगे, इन दैट केस क्या होगा, अगर आपके जो वोचर्स हैं, इफ सप्लाईज आइडेंटिफाइबल, अगर आपके जो वोचर हैं इसको पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके बदले में आप गुड्स बाय कर सकते हैं, कौन सी गुड्स बाय कर सकते हैं सर, या कौन सी सर्विस बाय कर सकते हैं, पहले आइडेंटिफाई है। एग्जाम्पल लीजिएगा जोमैटो का वोचर सर, जिसमें लिखा हुआ है कि आप इसको यूज करके एक पिज्जा बाय कर सकते हैं, जो पहले से फिक्स है। आपको ऑप्शन नहीं मिला कि आपको गोलगप्पे बाय कर सकते हैं, आप पाव भाजी मंगा सकते हैं। इसमें पहले से फिक्स है कि आपको पिज्जा ही लेना होगा इस वोचर का यूज करके सर। इसमें पहले से ही फिक्स है कि आपको पिज्जा ही लेना होगा इस वोचर को यूज करके, कि आपकी जो सप्लाई है वो पहले ही आइडेंटिफाइबल है। देन इन दैट केस द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द वोचर, जिस दिन आपको जो वोचर है वो इश्यू किया गया वही आपका 2S होगा सर। ठीक है, जो पहले से ही आइडेंटिफाइबल है। जो बाकी केस में क्या होगा, मीन्स आइडेंटिफाइबल नहीं है सर, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वोचर्स, लाइक रिलायंस ट्रेंड वोचर सर। तो रिलायंस ट्रेंड के कूपन मिलते हैं हमारे को, कि आपको एग्जांपल लीजिएगा आपको 1000 के कूपन मिले, तो 1000 के आप क्लोथ बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाओगे उनकी शॉपिंग करने, तो हम बच्चों के कपड़े मिलते हैं, बड़ों को भी मिलते हैं, और छोटे बच्चों को मीडियम होते हैं उनके भी मिलते हैं, तो गर्ल्स के भी मिलते हैं, सबके मिलते हैं सर। तो क्या पता आप किसके बाय करोगे, ये पहले पता ही नहीं हमारे को। तो अगर आपकी सप्लाई पहले से आइडेंटिफाइबल नहीं है सर, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, डेट ऑफ द रिडम्पशन ऑफ द वोचर, जिस दिन आप उन वोचर को आप यूज करोगे, मतलब किसके बदले में आप यूज करोगे, तो वही आपका TOS होगा सर। ठीक है, देन हमारा आता है सर इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन सर, फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। देख लीजिएगा, समझा देता हूं आपको मैं इसको। जैसे आपने कोई गुड सेल करा, तो अगर जो बायर है उसने उसको फाइनेंस कराया है थर्ड पार्टी से सर, उसने उसको फाइनेंस कराया है थर्ड पार्टी से, देन इन दैट केस उस इंटरेस्ट को एग्जाम्प्ट है GST के अंदर, उस पर GST नहीं आता सर। ठीक है, अगर जो सप्लायर है वो खुद ही प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे उसको क्रेडिट मतलब उसको सेल कर रहा है उधार पे सर। ठीक है, इन दैट केस जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो उसकी वैल्यू में ऐड होगा, वो एग्जाम्प्ट नहीं है सर। जो सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है वो बन जाती है हमारी कंपोजिट सप्लाई, जो टैक्सेबल होती है एट रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। एग्जाम्पल लीजिए, हमने यहाँ पे LED सेल करी, जो आपकी LED की रेट है उस रेट से वो सप्लाई आपकी चार्ज होगी सर। जो आप इंटरेस्ट से ले रहे हैं वो चार्ज होगा इस रेट से, वो एग्जाम नहीं है। ठीक है जी, या फिर उसने आपको इंटरेस्ट पे नहीं करा तो आप उसे चार्ज करोगे लेट फी, या आप उसे पेनल्टी वगैरह लगाओगे। हम बात कर रहे हैं सर इसका TOS क्या होगा सर, तो जिस दिन आपको रिसीव हुआ वो अमाउंट, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको लेट फी मिली, आपको पेनल्टी वगैरह मिली, तो जिस दिन आपको मिल रही है वही आपका TOS होगा सर। ठीक है, बाकी केसेस में क्या होगा देखिएगा, इफ periodical return is filed then in that case the date of the return, otherwise क्या होगा सर, डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द टैक्स। देखिएगा, अगर पर्सन GST में रजिस्टर्ड है सर, अगर पर्सन
जीएसटी में रजिस्टर है, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, इसने करा फ्रॉड सर, इसने करोड़ों रुपए का फ्रॉड करा। जो उसने किया जुलाई 2023 के अंदर सर, 2 लाख का किया, चलो 2 लाख का इसने फ्रॉड किया यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट कब है इस मंथ की रिटर्न को फाइल करने की सर, वो है 20 अगस्त सर, अगले महीने की 20 तारीख। तो हमें पता चला कि इसके बारे में 2025 के अंदर, 2025 में पता चला कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा। कब कर रहा था इसने कर रहा जुलाई 2023 के अंदर सर। तो इसकी जो टीओएस होगा वो क्या होगा सर, उस मंथ की जो रिटर्न की डेट होगी सर, डेट ऑफ पेमेंट होगी सर, डेट ऑफ पेमेंट उस मंथ की जो आपकी रिटर्न की डेट है। हम बात कर रहे हैं ऐसा पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर है सर, ठीक है। जो आपकी रिटर्न की डेट है सर, वही आपका टीओएस होगा, ठीक है। इनका कहने का मतलब यह है कि आपकी जुलाई की लायबिलिटी थी, आपने उस पर जो जीएसटी है गवर्नमेंट को पे नहीं करा सर, हम वो तो आपसे लेंगे क्योंकि आपने फ्रॉड करा है सर, हम 2025 के अंदर सर, लेकिन उसका टीओएस आ चुका है हमारा यहाँ पर 20 अगस्त को 2023 को सर। तो इन 2 साल का हम आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे सर, आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो 2 साल का आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो आपका टीओएस आएगा उस मंथ की जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट थी, अगर जीएसटी में आप रजिस्टर हैं सर। या फिर अगर आप जीएसटी में अनरजिस्टर हैं, इन दैट केस क्या होगा सर, ठीक है, आप जीएसटी में लायबल थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, पर आप रजिस्टर हुए नहीं और आपने कर दिया फ्रॉड वगैरह, तो आप रिटर्न तो फाइल करते नहीं है। तो जिस दिन आप उस अमाउंट को पे कर दोगे सर, जिस दिन आप उस अमाउंट को पे कर दोगे वही आपका टीओएस होगा। मींस गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे सर, कि जिस दिन आप हमें पे कर दोगे वही आपका टीओएस है, ठीक है। आप हम बस खाली अमाउंट ही पे कर दो वही बहुत है सर, ठीक है। आप हम बस खाली अमाउंट ही पे कर दो वही बहुत है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सर। जिस दिन हमें आप अमाउंट को पे कर दोगे वही आपका टीओएस हो जाएगा सर, ठीक है। बात क्लियर हुई आपको, चलेगा। देन द डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड, हमने ऊपर देखा ना यहां पे डेट ऑफ पेमेंट लिखी हुई है यहां पर। तो इन केस ऑफ हमारा एफसीएम क्या होगा, आपको पेमेंट रिसीव होगी सर, ठीक है ना। आप क्या है सर, आप सप्लायर है, लेकिन इन केस ऑफ आरसीएम क्या होगा, आप पेमेंट करोगे सर, आप पेमेंट करोगे सर, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होगा सर, डेट ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होगा इस बारे में हम देख लेते हैं सर। पहले हम देख लेते हैं सर डेट ऑफ द पेमेंट इन केस ऑफ एफसीएम, ठीक है। तो जिस दिन आप अपनी बुक में एंट्री कर दोगे, आप सप्लायर हो, आप जिस दिन अपनी बुक में एंट्री कर दोगे या फिर जिस दिन जो अमाउंट है वो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगी सर, विच एवरेज अर्लियर जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका डेट ऑफ पेमेंट होगा सर, ठीक है। इनकेस ऑफ आरसीएम क्या होगा, जिस दिन आपने उस अमाउंट को अपनी बुक्स में दिखा दिया कि मैंने अमाउंट को पे कर दिया है, एज ए पेमेंट शो कर दिया, या फिर जिस दिन आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है, विच एवरेज अर्लियर सर इज योर पेमेंट डेट सर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखिए। तो दोस्तों यहाँ होता हमारा लेक्चर एंड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है सर, ठीक है। आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहें। जो बाकी के लेक्चर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे देखने के लिए। आपको फ्री बुक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं सर। तो गुड बाय दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय दोस्तों।